हेलो स्टूडेंट्स, D2 इलेक्ट्रिक के एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा यूनिट से, जिसको ही हम हिंदी में इकाई कहते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय यूनिट्स या इकाई समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, इस तरह से। तो ये सभी यूनिट हमें यहाँ पे देखना है, उसे पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इकाई, जिसको ही हम यूनिट कहते हैं, ये 3 टाइप की होती है। जैसे नंबर 1 यूनिट हो जाएगी APS मेथड, दूसरी हो जाएगी CGS मेथड और तीसरी हो जाएगी MKS मेथड। अब ये APS मेथड मतलब क्या है, CGS मेथड मतलब क्या है और MKS मेथड मतलब क्या है, तो इसी को ही हम देखेंगे। तो जैसे नंबर 1 पे आता है FPS। अब FPS का लॉन्ग फॉर्म हो जाता है फुट, पाउंड और सेकंड मेथड। फुट, पाउंड और सेकंड। तो इसमें जैसे APS मेथड है, इसे ही हम ब्रिटिश मेथड भी कहते हैं। तो इसमें F मतलब फुट हो गया, P मतलब पाउंड हो गया और S मतलब सेकंड हो गया। तो लेंथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेंथ को ही हम हिंदी में बोलते हैं लंबाई। उसके बाद में हो जाएगा मास्क, और उसके बाद में हो जाएगा टाइम, TIME, टाइम मतलब समय। अब जैसे हम देखेंगे कि ये FPS फुट के लिए जो लेंथ की लंबाई है, मतलब लेंथ का जो यूनिट है वो हो जाएगा फुट। लेकिन किस में, FPS में लेंथ की लंबाई हो जाएगी फुट। उसी तरह से पाउंड ये मतलब मास का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा पाउंड। और उसके बाद में टाइम, तो टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। मतलब FPS मेथड में जो लेंथ का यूनिट था वो फुट दिया है, मास का जो यूनिट था वो पाउंड दिया है और टाइम का जो यूनिट था वो सेकंड में दिया है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि नंबर 2 मेथड, जिसको ही हम CGS मेथड कहते हैं, तो CGS मेथड में क्या होगा। जैसे CGS का C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। तो C मतलब सेंटीमीटर, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, जिसको हम शॉर्टकट में CM लिखते हैं। उसके बाद में ग्राम मतलब मास का यूनिट हो जाएगा। तो मास का यूनिट इसमें क्या दिया है, ग्राम, इसमें दिया है ग्राम। उसके बाद में सेकंड मतलब टाइम का जो यूनिट है, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से जैसे FPS मेथड में थोड़ा चेंज था, उसी तरह से उसके बाद में जो CGS मेथड है उसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर दिया है, मास का यूनिट ग्राम दिया है और टाइम का यूनिट सेकंड दिया है। और ये जो CGS मेथड है, तो इस CGS मेथड को ही हम फ्रांस मेथड भी कहते हैं। तो ये हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक बार हम रिपीट करते हैं। जैसे हम यूनिट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट के 3 मुख्य टाइप होते हैं। पहली टाइप है FPS मेथड, उसके बाद में CGS मेथड और उसके बाद में MKS मेथड। तो FPS भी हमने देख लिया है, CGS भी देख लिया है। अब हम देखेंगे MKS मेथड। तो ये जो MKS मेथड है, तो MKS मेथड में M मतलब हो जाएगा मीटर, K मतलब हो जाएगा किलोग्राम और S मतलब हो जाएगा S मतलब हो जाएगा सेकंड। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जैसे लेंथ है, अभी हमने देखा था, जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए MKS मेथड में कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, तो मीटर। उसके बाद में
जो मास है, मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। और उसी तरह से जो टाइम है, टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड। इस तरह से हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि तीनों जो मेथड हमने यहाँ पे देखी है, तीनों के लिए जो यूनिट है वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज था। तो इससे हम जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम यहाँ इस इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके यूनिट्स कुछ चेंज होंगे, हमारे यहाँ पे यूनिट कुछ चेंज है, तो मेज़रमेंट एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंस रहेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस समय में मेज़रमेंट एग्जैक्ट न होने की वजह से, अपनी अपनी कंट्री के मेज़रमेंट होने की वजह से ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम जाता था। तो इसी वजह से ही सभी यूनिट एक ही करना था। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट को डेवलप किया, पीएस। एपीएस मेथड को ब्रिटिश मेथड कहते हैं, सीजीएस मेथड को फ्रांस मेथड कहते हैं, और एमकेएस मेथड को आईएस मेथड कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। सीजीएस मेथड, उसके बाद में एफपीएस मेथड, और उसके बाद में एमकेएस मेथड, उसके बाद में मास्क, और उसके बाद में टाइम। तो जैसे सीजीएस मेथड है, तो सीजीएस मेथड में लेंथ का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी तरह से सीजीएस मेथड में ही मास का जो यूनिट है वो हो जाएगा ग्राम, और टाइम का जो यूनिट है वो हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में जो एपीएस मेथड है, एपीएस मेथड में लेंथ का जो यूनिट है, लेंथ का यूनिट हो जाएगा फुट। उसके बाद में मास का जो यूनिट है वो हो जाएगा पाउंड, और टाइम का जो यूनिट है, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में एमकेएस मेथड, तो एमकेएस मेथड में लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। मास का जो यूनिट है वो हो जाएगा किलोग्राम, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। मतलब तीनों इसमें जो टाइम का यूनिट था वो सेम था, सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसको याद रखना है। एक मेथड है सीजीएस मेथड, दूसरी मेथड है एपीएस मेथड, और तीसरी जो मेथड है वो हो जाएगी एमकेएस मेथड। अब सीजीएस मेथड को ही फ्रांस मेथड कहते हैं, एपीएस फुट पाउंड सेकंड मेथड को ही ब्रिटिश मेथड कहते हैं, और एमकेएस मेथड को ही आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। अब इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जिसको ही हम एसआई या आईएस कहते हैं। तो इसके तहत जैसे मात्रा मतलब लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है या ईटीसी। उसके बाद में ये है इकाई, इकाई मतलब यूनिट, और उस का चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, वो टेबल में दिया गया है। जैसे अब हम देखेंगे ये टेबल नंबर 1 हो जाएगा, इसको ही हम बेस यूनिट भी कहते हैं, ये याद रखना है। जैसे यूनिट के मेन 2 टाइप होते हैं, एक बेस यूनिट होता है और दूसरा डिराइव यूनिट। अब वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा टेबल नंबर 1 हो गया, बेस यूनिट। अब ये मात्रा, इसको ही हम क्वांटिटी कहते हैं, इसको ही हम क्वांटिटी कहेंगे। ये इकाई मतलब यूनिट, और ये सिंबल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लेंथ नंबर 1, ये लेंथ का यूनिट
किस में देखना है हमें, SI मेथड में। तो SI मेथड में लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर और इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल m। ये याद रखना है, इसे समझ लेना है। जैसे SI यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स में नंबर 1 पे है लेंथ, मतलब उसको ही हम लंबाई कहते हैं, उसका यूनिट हो जाएगा मीटर और उसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल m। उसके बाद में मास्क नंबर 2 पे है मास्क, इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और उसका सिंबल हो जाएगा kg, जिसको ही हम किलोग्राम कहते हैं। नंबर 3 पे है टाइम, जिसको हम समय कहते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा SI में सेकंड और सेकंड का ही सिंबल हो जाएगा यस, इस तरह से। उसके बाद में नंबर 4 पे है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर, SI में, ये याद रखिए। और उसका जो सिंबल है वो हो जाएगा कैपिटल A। उसके बाद में नंबर 5 पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन और उसका सिंबल हो जाएगा K, कैपिटल K। उसके बाद में नंबर 6 पे है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला, इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला और इसका जो यूनिट है स्मॉल में C और D, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में नंबर 7 पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसका यूनिट हो जाएगा मोल, MOLE, MOLE और इसका यूनिट हो जाएगा MOL, स्मॉल में MOL। तो ये 7 IS, ये जो 7 यहाँ पे दिए गए हैं क्वांटिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, तो हमें लिखना है केल्विन। कभी पूछेगा कि मास का SI यूनिट क्या है, तो किलोग्राम। तो ये 7 क्वांटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला। एक बार हम और रिपीट करते हैं। जैसे लेंथ है तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, मास्क है तो मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, टाइम है तो टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हो जाएगा मोल। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। तो ये हमारा टेबल नंबर 1 हो गया, जिसको हम बेस यूनिट कहते हैं। उसके बाद में ये हमारा टेबल नंबर 2 है। इसमें भी जैसे मात्रा मतलब क्वांटिटी, इकाई मतलब यूनिट और सिंबल यहाँ पे दिया है, तो ये भी हमें याद कर लेना है। ये आप एक बुक पे नोट्स बना के अच्छे से लिख लीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरह से डिफ़िकल्टी हो या फिर कोई भी स्टडी करना हो यूनिट्स के रिलेटेड, तो हम उसको देख के स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे है एरिया, एरिया को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा वर्ग मीटर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में दिया है घन मीटर, घन मीटर को ही मीटर क्यूब कहते हैं और मीटर क्यूब को हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे है डेंसिटी, डेंसिटी को ही हम घनत्व कहते हैं और घनत्व का यूनिट है वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब किलोग्राम घन प्रति मीटर को हम इस तरह से लिखते हैं kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है। उसके बाद में नंबर 4 पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, जैसे यहाँ पे दिया है मीटर प्रति सेकंड। और इसको लिखते समय हम किस तरह से लिखेंगे मीटर पर सेकंड, प्रति मतलब पर भी हम लिख सकते हैं, मतलब मीटर
पर सेकंड। उसके बाद में दिया है नंबर नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है हमारा फोर्स, जिसको ही हम बल कहेंगे, और इसका यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको ही हम आघूर्ण कहते हैं, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। जैसे यहाँ पे दिया है NM, न्यूटन मीटर, ये इसका सिंबल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रेशर और ट्रेस, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में जो यूनिट है वो है कार्य, ऊर्जा, उष्णता, इसका एक ही यूनिट हो जाएगा जूल, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, IMP हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा और उष्णता का यूनिट क्या है, तो वो हो जाएगा जूल, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ये इसका सिंबल है। उसके बाद में प्लेन एंगल, उसके बाद में है प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल को हम, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन, और इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इसका सिंबल हो जाएगा। एक आता है प्लेन एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट आता है स्टेरेडियन, और उसको SR, ये इसका सिंबल हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इसको लिखते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक टेंशन, उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक टेंशन है, तो इस इलेक्ट्रिक टेंशन का यूनिट हो जाएगा वोल्ट। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और इसको V से दिखाते हैं, तो इसको भी V से इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और इसको भी V इस तरह से लिखेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट से जिसकी स्टडी हमें करना है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रेशर, इस तरह से ये सभी हमें पढ़ना है। ये हमारा टेबल नंबर 3 हो गया। फ्रीक्वेंसी, तो ये क्वांटिटी हो गई, ये इसका यूनिट्स हो गया, और ये इसके सिंबल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा हर्ट्स, और इसको हम H, कैपिटल H, Z से दिखाते हैं। उसके बाद में फोर्स, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और इसको कैपिटल N से दिखाते हैं। उसके बाद में प्रेशर मतलब दाब, इसका यूनिट हो जाएगा पास्कल, और इसको PA से दिखाते हैं। उसके बाद में जब भी हमने देखा था एनर्जी, वर्क और ऊष्मा, इसका यूनिट मतलब एनर्जी, वर्क और क्वांटिटी ऑफ हीट पावर, इसका यूनिट हो जाएगा जूल, और इसको हम कैपिटल J से दिखाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड देखने को मिलता है। तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट जूल है तो हीट का यूनिट क्या होगा। तो वो एनर्जी, वर्क और ऊष्मा, इनके यूनिट जो है वो हो जाएंगे जूल। उसके बाद में नेक्स्ट है रेडिएंट फ्लक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका यूनिट हो जाएगा वैट, और इसको हम कैपिटल W से दिखाते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज,
इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब और इसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक टेंशन जब भी हमने देखा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट और इसको हम कैपिटल V से दिखाते हैं। उसके बाद में कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाएगा फैराड और इसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। तो ये फैराड जो है ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का यूनिट। उसके बाद में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम्स और इसका सिंबल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसका सिंबल हम इस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को यूनिट हो जाएगा सीमेंस और इसको हम कैपिटल S से लिखते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये सभी हमें पता रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको एक बुक पे नोट कर लेना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर और उसको हम लिखते हैं कैपिटल W और स्मॉल b से, ये इसका सिंबल हो जाएगा। उसके बाद में ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा टेस्ला और इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। उसके बाद में इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा हेनरी, इसको कैपिटल H से दिखाते हैं। उसके बाद में लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा लुमेन और इसको स्मॉल LM से दिखाते हैं। जैसे हमने इसके पहले बेस यूनिट में जो 7 यूनिट्स देखे थे, बेस यूनिट इसको कहते हैं कि जिसके ऊपर सभी यूनिट्स डिपेंड करते हैं। तो बेस 7 यूनिट जो थे उसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वहाँ पे हमने देखा था लुमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट था कैंडेला, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लुमिनस फ्लक्स, इसका यूनिट हो जाएगा लुमेन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को ही हम प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन का यूनिट हो जाएगा लक्स और इसका सिंबल LX इस तरह से होता है। अब यहाँ पे जो देखेंगे ये जो टेबल था इसमें जैसे ये क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी थी, जैसे फ्रीक्वेंसी, फोर्स, ये जो लिखे हैं ये क्वांटिटी थी, ये इसके यूनिट्स थे, ये इसके सिंबल थे। अब ये जो थे 2 ब्लॉक ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब हम इस ब्लॉक में इसको नहीं देखेंगे, इसका एक स्पेशल क्लास रखेंगे, क्योंकि ये जो है ये डिराइव यूनिट्स है। जैसे ये SI की यूनिट है और डिराइव यूनिट है, तो इसको डिराइव करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो समझने के लिए थोड़ी दिक्कत जाएंगी, क्योंकि हमें इस ब्लॉक में सिर्फ यहाँ से यही का पोर्शन करना है। ये जो डिराइव पोर्शन है तो एक एक करके हम अच्छे से इसको समझेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इस क्लास में हम यूनिट्स पढ़ रहे हैं, तो यूनिट्स पे ही हम फोकस करेंगे। तो ये पूरे यूनिट्स भी हमने यहाँ पे देख लिए थे। एक बार और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी यूनिट्स हमें बुक पे अच्छे से नोट डाउन करना है। जैसे इसके पहले ही देखा था कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और उसको RAD से दिखाते हैं। दूसरा सॉलिड एंगल होता है जिसको हम स्टेरेडियन कहते हैं और उसको SR से दिखाते हैं, SR से दिखाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब ये जो है 5th नंबर का टेबल SI प्रेफिक्स। अब इसमें
जैसे हमें देखने को मिलेगा, ये भी जब हम कभी क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखते समय इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो किस चीज़ को क्या कहते हैं वो भी हमें पता रहना ज़रूरी है। जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 1, इसको हम बोलेंगे डेका। उसके बाद में 10 के ऊपर पावर 1 है, मतलब इसको हम बोलेंगे डेसी। इस तरह से 10 के ऊपर ओनली 1 है तो उसको हम बोलेंगे डेका। 10 के ऊपर -1 का पावर है तो वो हो जाएगा डेसी। उसके बाद में 10 के ऊपर 2 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे हेक्टो, और 10 के ऊपर -2 का पावर है उसको हम बोलेंगे सेंटी। उसके बाद में 10 के ऊपर 3 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे किलो, और 10 के ऊपर -3 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे मिली। उसके बाद में 10 के ऊपर 6 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे मेगा, और 10 के ऊपर -6 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो। उसी तरह से 10 के ऊपर 9 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे गीगा, और 10 के ऊपर -9 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे नैनो। उसी तरह से 10 के ऊपर 12 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे टेरा, और 10 के ऊपर -12 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे पिको। उसी तरह से 10 के ऊपर -15 का पावर है तो उसको हम बोलेंगे फेमटो, और 10 के ऊपर -18 का पावर है उसको हम बोलेंगे एटो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमें याद करना। जैसे ये हमारा ITI इलेक्ट्रिकल, जिसको हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, फर्स्ट ईयर का क्लास 2 था, और इस क्लास का नाम था यूनिट्स। तो इसमें हमने पूरे टाइप के यूनिट्स देख लिए हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इलेक्ट्रिकल के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए D2 इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो को आप देखते रहे और अपना नॉलेज बढ़ाते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।